आज अपन पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण घोड़ों की बीमारी बोल सकते हैं इसको अपन, जिसका नाम है कोलिक। कोलिक क्या होता है? पशुओं में पेट दर्द होना कोलिक कहलाता है, ठीक है ना। पशुओं में पेट दर्द होना कोलिक कहलाता है। क्या होता है कि यह सामान्यतः घोड़ों के पेट दर्द के लिए अपन कोलिक वर्ड यूज़ करते हैं। नॉर्मली घोड़ों के पेट दर्द के लिए कोलिक वर्ड यूज़ करते हैं। कोलिक दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रू कोलिक, एक होता है फॉल्स कोलिक, ठीक है ना। अब देखिए ट्रू कोलिक क्या होता है? वह पेट दर्द जिसका संबंध अथवा उद्गम पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों से। ट्रू कोलिक में क्या होता है? वह पेट दर्द जिसका संबंध अथवा उद्गम पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों से होता है, ट्रू कोलिक कहलाता है। और इसे फॉल्स कोलिक किसको बोलते हैं? वह पेट दर्द जिसका उद्गम तथा संबंध पाचन तंत्र के अंगों के अलावा शरीर के अन्य अंगों से फॉल्स कोलिक कहलाता है। ट्रू कोलिक का संबंध किसका है? पाचन तंत्र संबंधित अगर पेट दर्द है तो ट्रू कोलिक, पाचन तंत्र के अलावा अगर अन्य किसी कारण से पेट दर्द हो रहा तो उसको फॉल्स कोलिक बोलेंगे। अब ट्रू कोलिक के 5 प्रकार होते हैं: स्पाज्मोडिक कोलिक, इम्पेक्टिव कोलिक, फ्लैक्चुलेंट कोलिक और इंटेस्टाइनल कोलिक। अब एक एक को समझते हैं होता क्या है, ठीक है। देखते हैं स्पाज्मोडिक कोलिक क्या होता है। देखो स्पाज्मोडिक कोलिक क्या होता है? जब बड़ी आंत में ऐंठन के साथ दर्द होता है ना, तो उसे स्पाज्मोडिक कोलिक कहते हैं। स्पाज्मोडिक कोलिक किसको बोलते हैं? जब बड़ी आंत में ऐंठन के साथ दर्द होता है तो उसे स्पाज्मोडिक कोलिक बोलते हैं। दूसरा आता है इम्पेक्टिव कोलिक। इम्पेक्टिव कोलिक क्या होता है? जब पशु अधिक मात्रा में सड़ा हुआ, क्या अधिक मात्रा में सड़ा हुआ खाद्य पदार्थ खा लेता है, ठीक है ना, तो या तो ये आमाशय में या आंत में बच जाता है, सही से पाचन नहीं हो पाता उसका, तो वहाँ पर ये रुकावट उत्पन्न कर देता है और पशु का पेट फूल जाता है, संकुचन क्रिया रुक जाती है तथा पेट दर्द होने लग जाता है। इसलिए इसे ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिक भी कहते हैं। एक बार वो समझिए, इम्पेक्टिव कोलिक क्या होता है? जब पशु अधिक मात्रा में सड़ा हुआ खाद्य पदार्थ खा लेता है तो आमाशय व आंतों में अपचा आहार बच जाता है, यानी कि पचता नहीं है, थोड़ा बच जाता है। तो ये दोनों ही स्थिति, चाहे आमाशय में बचे चाहे आंत में बचे, दोनों ही स्थिति में पाचन तंत्र में रुकावट पैदा कर देती है और पशु का पेट फूल जाता है, संकुचन क्रिया रुक जाती है और पेट दर्द होने लग जाता है। इस कारण इसे ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिक भी कहा जाता है इसको। अगला कोलिक आता है फ्लैक्चुलेंट कोलिक। अब फ्लैक्चुलेंट कोलिक क्या होता है? जब पशु की आंत में गैस भर जाती है, ठीक है ना, गैस भर जाने के कारण वो फूल जाता है उसका पेट तथा बार बार गैस पास करता है। इस प्रकार के कोलिक को फ्लैक्चुलेंट कोलिक कहते हैं। क्या बोला? फ्लैक्चुलेंट कोलिक में जब पशु के आंत में गैस भर जाती है जिस कारण पेट फूल जाता है और बार बार गैस पास करना फ्लैक्चुलेंट कोलिक कहलाता। अगला आता है इंटेस्टाइनल कोलिक। इंटेस्टाइनल कोलिक कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का लिख रखा मैंने यहाँ। इंटेस्टाइनल कोलिक में पहला आता है टोर्सन, कि किस किस कारण से इंटेस्टाइनल कोलिक हो सकता है। उसमें पहला आता है टोर्सन, तो आंत का अपने लंबवत अक्ष पर घूम जाना। अगर आंत अपने लंबवत अक्ष पर अगर घूम गई है ना, तो इसके कारण इंटेस्टाइनल कोलिक हो सकता है, जिसे टोर्सन बोलते हैं, ठीक है। आगे बोलते हैं वोल्वुलस। वोल्वुलस क्या होता है? आंत का अपने लंबवत अक्ष पर घूम जाना अथवा गांठ लग जाती है। टोर्सन का तो क्या है? आंत अपने लंबवत अक्ष पर घूम जाएगी, लेकिन वोल्वुलेशन में क्या है कि आंत का अपने अक्ष पर घूम जाना अथवा गांठ लग जाती है, उसे वोल्वुलस बोलते हैं। फिर अगला आता है इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन ये क्या होता है? इसमें आंत का कुछ भाग पास के ही पड़े आंत के भाग में धंस जाता है। इसमें क्या होता है? देखो इंटुससेप्शन, ये मार्कर देखो, ऐसे आंत रहती है ना, तो आंत का ही कुछ भाग पास के आंत में से धंस जाता है इस तरीके से, तो इसे इंटुससेप्शन कोलिक कहते हैं। किसको बोलते हैं? इसमें आंत का कुछ भाग पास के ही आंत के भाग में धंस जाता है, इससे इस प्रकार से धंस जाता है, तो इसे इंटुससेप्शन कोलिक कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके कारण जो उत्पन्न होगा इंटेस्टाइनल कोलिक। इंटेस्टाइनल कोलिक किस कारण से हुआ था? इंटरसेप्शन के कारण। फिर अगला था स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन क्या होते हैं? आंत का खोखला हिस्सा किसी दबाव से दब जाता है। क्या बोला? जो अपनी आंत का खोखला हिस्सा किसी दबाव से दब गया तो स्ट्रेंगुलेशन बोलते हैं। टोर्सन, एक बार समझिए, टोर्सन आंत का अपने लंबवत अक्ष पर घूम जाना, टोर्सन।
आंत का अपने अक्ष पर घूम जाना और गांठ लग जाना, वोल्वुलेशन। इंटूसुसेप्शन क्या है? आंत का कुछ भाग पास के ही आंत में धंस जाता है, ठीक है ना, धंस जाना, तो इंटूसुसेप्शन। और स्ट्रेंगुलेशन क्या है? आंत का खोखला हिस्सा किसी दबाव से दब जाता है, ठीक है ना, कोई गठान बन गए किसी भी कारण से पास में, तो उसे स्ट्रेंगुलेशन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं फाल्स कोलिक पे, पढ़ते हैं अपन फाल्स कोलिक, ठीक है ना। पाचन तंत्र के अलावा अन्य अंगों से संबंधित अगर कोलिक होगा तो फाल्स कोलिक इसमें पहला आता है। बाइलरी कोलिक या हिपेटिक कोलिक। देखो बाइलरी यानी बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट में किसी प्रकार की रुकावट के कारण अगर पेट दर्द हो रहा है तो उसे बाइलरी कोलिक बोलेंगे, या लीवर में किसी प्रकार की बीमारी के कारण अगर कोलिक हो रहा है तो उसे हिपेटिक कोलिक बोलेंगे, ठीक है ना। पित्त की थैली में पथरी हो सकती है या यकृत की बीमारी etc। यूटेराइन कोलिक, यूटेराइन कोलिक गर्भाशय से संबंधित है, गर्भाशय की बीमारी हो सकती है या गर्भाशय में पल रहे बच्चे के कारण भी यूटेराइन कोलिक हो सकता है। अगला अपना आता है रीनल कोलिक, ठीक है ना। कौन सा? रीनल कोलिक, ये किडनी से संबंधित है। इसमें क्या होता है? किडनी में पथरी या ट्यूमर या किडनी के शोथ के कारण अगर कोई सा कोलिक उत्पन्न हुआ तो उसे रीनल कोलिक बोलेंगे। एक बार शॉर्ट में मैं आपको सुपरफास्ट बताता हूँ। कोलिक देखो, कोलिक मुख्यतः घोड़े में यूज़ किया जाता है पेट दर्द के लिए। मुख्यतः घोड़े में अगर पेट दर्द होता है तो उसको अपन कोलिक बोलते हैं। कोलिक दो प्रकार का होता है, ट्रू कोलिक, फाल्स कोलिक। पाचन तंत्र संबंधित ट्रू कोलिक, पाचन तंत्र के अलावा अन्य अंगों से संबंधित फाल्स कोलिक, ठीक है ना। अब ट्रू कोलिक में पहला स्पाज्मोडिक कोलिक किसको बोलते हैं? बड़ी आंत में ऐंठन के साथ अगर दर्द होगा तो स्पाज्मोडिक कोलिक। इम्पेक्टिव कोलिक, सड़ा गला आहार खा लिया, ठीक है ना, सही सार से पचा नहीं, पेट में बच गया तो जिस कारण पेट दर्द होगा, इम्पेक्टिव कोलिक। फ्लेक्चुलेंट कोलिक, गैस बन जाती है, बार बार गैस पास करना। इंटेस्टाइनल कोलिक 4 प्रकार का होता है। टॉर्सन, आंत का अपने लंबवत अक्ष पर घूम जाना। वोल्वुलस, आंत का अपने अक्ष पर घूम जाना और गांठ लग जाना, ठीक है ना। इंटूसुसेप्शन, आंत का कुछ भाग पास के ही आंत में अंदर धंस जाता है। और स्ट्रेंगुलेशन, आंत का खोखला ऐसा किसी दबाव से दब जाता है, हर्निया का कारण हो सकता है, ट्यूमर के कारण आंत का खोखला ऐसा दब जाता है, ठीक है ना। फाल्स कोलिक, बाइलोरी कोलिक पित्त से संबंधित, हिपेटिक कोलिक लीवर की बीमारी से संबंधित। यूटेराइन कोलिक गर्भाशय से संबंधित है, ठीक है ना, गर्भाशय की बीमारी या गर्भाशय भ्रूण के कारण। और रीनल कोलिक अपने किडनी शोथ हो सकता है, इनके कारण किडनी संबंधित बीमारियों के कारण रीनल। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। अगला आगे अपन देखते हैं हिमेचूरिया। हिमेचूरिया क्या होता है? ब्लड इन यूरिन, बोले तो यूरिन में ब्लड का आना, इसमें साबुत आरबीसी आती है, ठीक है ना। हिमेचूरिया में कौन सी आरबीसी? साबुत आरबीसी। यूरिन के साथ साबुत आरबीसी के आना या ब्लड का आना। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन होती है। अगर किडनी संबंधित बीमारी होगी तो पेशाब के साथ ही रक्त आएगा, पेशाब और रक्त साथ में आएगा अगर किडनी संबंधित बीमारी होगी तो। अगर ब्लैडर संबंधित बीमारी होगी तो पेशाब के बाद रक्त आएगा। अगर यूरेटर संबंधित बीमारियां होगी तो मूत्र के पहले रक्त आना। समझिएगा हिमेचूरिया क्या होता है? साबुत आरबीसी यूरिन में आना, ब्लड आना यूरिन में, ठीक है ना। किडनी की बीमारी में पेशाब के साथ रक्त आएगा, ब्लैडर की बीमारी में पेशाब के बाद रक्त आएगा, और यूरेटर की बीमारी में मूत्र के पहले रक्त आएगा। ये रक्त किसके कारण? देखो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, इसके कारण हो सकते हैं कोई महत्वपूर्ण। सिस्टाइटिस के कारण हो सकता है, नेफ्राइटिस के कारण हो सकता है, यूरोलिथियासिस के कारण हो सकता है, या फिर बीमारी बबेशियोसिस में आ सकता है, थाइलेरियोसिस में भी देखने को मिल सकता है, नाइट्राइट की पॉइजनिंग में भी देखने को मिल सकता है अपन को, या ब्रेंकल फर्न, एक खरपतवार आता है ब्रेंकल फर्न, वो अगर खाने के तो भी अपन को हिमेचूरिया देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा? रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने से श्लेष्म झिल्ली ईंट जैसे रंग की दिखे। अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा अगर बढ़ गई है ना तो उससे श्लेष्म झिल्ली कैसे दिखाई देगी? ईंट जैसे रंग की दिखाई देगी। अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गई है तो श्लेष्म झिल्ली ईंट जैसे रंग की दिखाई देगी। अब देखो सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगेशन जब करते हैं अपन मशीन में तो उसमें कैसे लेयर देखते हो? सेंट्रीफ्यूगेशन करने में सबसे नीचे क्या रहती है? आरबीसी रहती है, उसके ऊपर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लाज्मा। बोले तो सबसे ऊपर प्लाज्मा, उसके बाद डब्ल्यूबीसी, सबसे नीचे आरबीसी रहती है। क्या क्रम रहता है इसको? सबसे नीचे आरबीसी, सबसे नीचे आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लाज्मा होती है, ठीक है। अब अगली बीमारी पे पढ़ते अपन आगे। अगला पढ़ते अपन शोक या सदमा क्या होता है, ठीक है ना।
तो शोक या सदमा क्यों आता है? रक्त परिसंचरण में बाधा के कारण आ सकता है। अब रक्त परिसंचरण में बाधा कारण और क्या क्या हो सकता है समझिएगा। शोक क्या होता है? शोक या सदमा शरीर की वह क्लिनिकल अवस्था है जिसमें शरीर के प्रमुख अंग जैसे लीवर, किडनी, ये मेन ऑर्गन है लीवर और किडनी, इनमें क्या होता है? रक्त परिसंचरण कम हो जाता है। अब रक्त परिसंचरण कम हो गया तो O2 की मात्रा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और शरीर में ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। हाइपोटेंशन तथा हाइपोक्सिया के कारण शरीर में विभिन्न अनावश्यक एवं हानिकारक परिवर्तन होते हैं। क्या बोला मैं? शोक वह क्लिनिकल अवस्था है जिसमें शरीर के प्रमुख अंग लीवर, किडनी आदि, इनके अलावा अदर भी ऑर्गन होते हैं, उनमें रक्त परिसंचरण कम हो जाता है। जब रक्त परिसंचरण कम हो गया तो O2 की मात्रा भी सही से सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिस कारण ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया होगा, जिसके कारण शरीर में अनावश्यक हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिसे शोक या सदमा कहते हैं। शोक को कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शोक को कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी कहते हैं। आगे अपन देखेंगे शोक का वर्गीकरण, कितने प्रकार का होता है शोक, वो देखते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहला वर्गीकरण अपने पास आता है हाइपोवोल्मिक शोक। अब हाइपोवोल्मिक शोक क्या होता है? यह अवस्था शरीर में परिसंचरण तंत्र में बाधा उत्पन्न होने पर। हाइपोवोल्मिक शोक कब बोलेंगे? जब शरीर में परिसंचरण तंत्र में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो गई, उसके कारण जो शॉक उत्पन्न होगा उसे हाइपोवोल्मिक शॉक बोलेंगे। दूसरा आता कार्डियोजेनिक शॉक। ये क्या होता है? हृदय में उपस्थित मांसपेशियों का कार्य संकुचन करना है और संकुचन मायोकार्डियम मसल्स के द्वारा होता। अगर इसके कारण शॉक उत्पन्न हुआ तो कार्डियोजेनिक शॉक बोले तो हृदय में उपस्थित मांसपेशियों का मेन काम संकुचन करना है, मायोकार्डियम द्वारा करते हैं। अगर इसके कारण अगर शॉक उत्पन्न हुआ तो कार्डियोजेनिक शॉक बोलेंगे। अगला आता है हीमोरेजिक शॉक। हीमोरेजिक शॉक किसको बोलते हैं? शरीर में कहीं चोट लगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर रक्त निकल गया, उसके कारण अगर शॉक उत्पन्न हुआ तो हीमोरेजिक शॉक। नाम से स्पष्ट है, रक्त स्त्राव, अत्यधिक रक्त स्त्राव के कारण अगर शॉक उत्पन्न हुआ तो उसे हीमोरेजिक शॉक बोलेंगे। ठीक है, अगला शॉक अपना आता है सेप्टिक या एंडोटॉक्सिन शॉक। अब ये क्या होता है? सेप्टिक या एंडोटॉक्सिन शॉक सुनिएगा। यह सेप्टिक या एंडोटॉक्सिन शॉक जीवाणु द्वारा संक्रमण उत्पन्न करने के कारण होता है। जब जीवाणु का संक्रमण हो जाता है ना, उसके कारण शॉक उत्पन्न होता है। इसमें जीवाणु के द्वारा विषैले पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं और ये पदार्थ कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। सुनिएगा, जीवाणु द्वारा संक्रमण उत्पन्न करने के कारण होता है सेप्टिक या एंडोटॉक्सिन शॉक। अनेक जीवाणु द्वारा विषैले पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं। ये पदार्थ कोशिकाओं को क्षति पहुंचाते और उन्हें नष्ट करते हैं। अब देखिए, ई कोलाई जीवाणु के कारण हो सकता है सेप्टिक या एंडोटॉक्सिन शॉक। स्यूडोमोनास जीवाणु, ई कोलाई और स्यूडोमोनास, ये जीवाणु सेप्टिक शॉक उत्पन्न करते हैं। किसको बोलते हैं? सेप्टिक या एंडोटॉक्सिन शॉक। जीवाणु द्वारा संक्रमण उत्पन्न करने के कारण होता है। ये जीवाणु विषैले पदार्थ निकालता है जिसके कोशिकाएं नष्ट होती है। स्यूडोमोनास, ई कोलाई के कारण। अगला आता है अपना न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक किससे? नाम से स्पष्ट है, गलत तरीके से एनेस्थेसिया प्रदान करने से उत्पन्न शॉक न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। जैसे एनेस्थेसिया, जब अपन स्पाइनल कार्ड में एनेस्थेसिया प्रदान करते हैं ना, तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर स्पाइनल कार्ड में गलत तरीके से एनेस्थेसिया दे दिया तो न्यूरोजेनिक शॉक उत्पन्न हो जाएगा। न्यूरोजेनिक शॉक किसको बोलते हैं? गलत तरीके से एनेस्थेसिया प्रदान करने से उत्पन्न होता है। स्पाइनल कार्ड में जब अपन एनेस्थेसिया देते हैं तो स्पाइनल कार्ड में किसी प्रकार की क्षति पहुंचने के कारण न्यूरोजेनिक शॉक उत्पन्न होता है। अगला आता है डिहाइड्रेशन शॉक। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन शॉक किसको बोलते हैं? शरीर में द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन है द्रव या इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, निर्जलीकरण। तो डिहाइड्रेशन शॉक, द्रव एवं इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के कारण डिहाइड्रेशन शॉक उत्पन्न होता है। अगला आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? यह जो शॉक होता है एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया पर निर्भर करता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिया पर निर्भर करता है। ये लाभप्रद शॉक भी होता है, ठीक है ना, लाभ देता है, परंतु कभी कभी जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती थी हानिकारक सिद्ध होता है और एलर्जी का रूप भी कर लेता है। देखो, एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिया पर निर्भर करता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिया पर निर्भर करता है। अधिकतर तो लाभ देता है, ठीक है ना, लाभप्रद होता है। लेकिन जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो एलर्जी का रूप ले लेता है, ठीक है ना।
एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया प्रारंभ होती है तो मास्ट सेल हिस्टामिन तत्व उत्पन्न कर, जब एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिया होती है ना, जो मास्ट कोशिकाएं होती है ना, वो हिस्टामिन तत्व उत्पन्न करती है। और एक बात और समझिएगा कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन प्रदान करने पर एनाफाइलेक्टिक शॉक उत्पन्न होता है। कौन सा इंजेक्शन प्रदान करने पर? पेनिसिलिन का इंजेक्शन प्रदान करते हैं तो अपन को एलर्जी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, जो एनाफाइलेक्टिक शॉक के कारण होता है। ठीक है ना, यहाँ लिखा आ गया, जब एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया प्रारंभ होती है तो मास्ट सेल द्वारा हिस्टामिन तत्व उत्पन्न होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया के कारण मास्ट कोशिकाओं द्वारा हिस्टामिन उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन प्रदान करने पर एनाफाइलेक्टिक शॉक उत्पन्न होता है। शॉर्टकट में समझिए एक बार और, शॉक या सदमा शरीर के परिसंचरण तंत्र में बाधा उत्पन्न होने कारण होता है। परिसंचरण तंत्र में बाधा उत्पन्न होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी सही साट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जिसके कारण देखो परिसंचरण तंत्र में बाधा उत्पन्न हुई तो लीवर और किडनी इन अंगों को सही साट ऑक्सीजन भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। जब ऑक्सीजन भी सही साट उत्पन्न मतलब ऑक्सीजन भी सही साट नहीं मिल पाएगी तो उसके कारण क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन हाइपोक्सिया के कारण अनेक हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिस कारण शोक या सदमा उत्पन्न हो सकता है। शोक या सदमा को कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी कहते हैं। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के होते हैं। हाइपोवोल्मिक शोक परिसंचरण तंत्र में बाधा उत्पन्न होने के कारण, कार्डियोजेनिक शोक हृदय से संबंधित, हीमोरेजिक शोक रक्त स्त्राव से संबंधित, सेप्टिक या एंडोटॉक्सिक शोक जीवाणु संक्रमण के कारण, न्यूरोजेनिक शोक गलत तरीके से एनेस्थीसिया प्रदान करने के कारण, डिहाइड्रेशन पानी एवं इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाता उसके कारण। ठीक है ना, एनाफाइलेक्टिक शोक एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला पढ़ते हैं अपन टीआरपी। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रोमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस, जिसको हार्डवेयर डिसीज भी बोलते हैं, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसको हार्डवेयर डिसीज क्यों बोलते हैं, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? हार्डवेयर यानी कि लोहे की वस्तु है, कील आल्पिन वगैरह। ठीक है ना, और फॉरेन बॉडी सिंड्रोम क्यों बोलते हैं कि जब यह रोग प्रमुख रूप से मेन तो गाय भैंसों में होता है। जब गाय और भैंस जब भोजन ग्रहण करते हैं ना तो अनावश्यक वस्तुएं भी भोजन के साथ ये ले लेते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाती है, और इन अनावश्यक वस्तुओं को फॉरेन बॉडी बोलते हैं, और इसी कारण इसका नाम फॉरेन बॉडी सिंड्रोम है। सुनिए, इस रोग में प्रमुख रूप से गाय एवं भैंस में अधिक होता है, क्योंकि यह प्राणी जब भोजन ग्रहण करते हैं तो चारा चरने के दौरान भोजन के साथ अनेक अनावश्यक वस्तुएं भी शरीर में प्रवेश कर जाती है। इन वस्तुओं को फॉरेन बॉडी कहते हैं, इसलिए इस रोग को फॉरेन बॉडी सिंड्रोम कहते हैं। अब ये फॉरेन बॉडी क्या होती है? फॉरेन बॉडी पेरिटोनियम कैविटी में प्रवेश करती है। जब पेरिटोनियम कैविटी में प्रवेश करके पेरिटोनाइटिस उत्पन्न कर देगी, इस कारण इसको ट्रोमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस बोलते हैं। लेकिन ये रोग घोड़ों में नहीं होता है, या बोल सकते बहुत कम होता है, क्योंकि घोड़े में भोजन को मुंह में चबाने की प्रवृत्ति होती है। उस दौरान अगर ऐसी वस्तु आती है तो वापस निकल देता है। लेकिन गाय भैंस जुगाली करते हैं, पहले स्टोर करते हैं फिर वापस मुंह में लाते हैं, इसलिए गाय भैंस में ज़्यादा होती है। अब यहाँ देखिए, यह रोग प्रमुख रूप से गाय एवं भैंसों में अधिक होता है। फॉरेन बॉडी पेरिटोनियम कैविटी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है ना, जिस कारण इसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। फॉरेन बॉडी पेरिटोनियम कैविटी में प्रवेश करने पर पेरिटोनाइटिस के लक्षण उत्पन्न करती है, इस कारण इसको टीआरपी बोलते हैं। घोड़ों में नहीं होता, कम पाया जाता है, क्योंकि घोड़ों में मुंह में चबाने की प्रवृत्ति होती है। अब यहाँ देखिए, पैथोजेनेसिस क्या है? रेटिकुलम की दीवार को भेदने के पश्चात कई बार यह फॉरेन बॉडी हार्ट में भी पहुँच जाती है, इसी कारण इसे ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जो फॉरेन बॉडी जाती है कील आर्पिन, वो रेटिकुलम की दीवार को भेद देती है। रेटिकुलम की दीवार को भेदती, वहीं पास में हार्ट रहता है तो ये हार्ट तो नुकसान पहुंचा देती है। फॉरेन बॉडी हार्ट तक पहुंच जाती है, तो इसी कारण इसको ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं। ठीक है ना, शॉर्टकट में समझिए, टीआरपी ट्रोमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस, हार्डवेयर डिसीज, फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। फॉरेन बॉडी सिंड्रोम क्यों? जब बाहर से कोई अनावश्यक वस्तु शरीर के अंदर जाएगी तो उसको फॉरेन बॉडी बोलेंगे। हार्डवेयर, कील आर्पिन, टीआरपी, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन पेरिटोनाइटिस उत्पन्न करता है, तो इस कारण टीआरपी बोलते हैं। ठीक है ना, गाय भैंसों में ज़्यादा होती है, घोड़े में कम होती है पेरिटोनाइटिस।
रेटिकुलम की दीवार को भेदने के बाद कई बार ये क्या होती है, हार्ट तक पहुंच जाती है, जिस कारण इसको ट्रियोमेटिक पेरिकार्डाइटिस भी बोलते हैं। इसका उपचार रूमेनोटोमी करके किया जाता है, ठीक है ना। उपचार कैसे करेंगे इसका अपन, रूमेनोटोमी। ठीक है, अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं अपन।